हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग एन RK9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई को, कि अगर सपोज किसी प्रोडक्ट की हमने सप्लाई की, लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि हमने सप्लाई कैसे करनी है या किन चीजों को हमने कंसिडर करके सप्लाई को, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि वो सप्लाई है या नहीं, फिर हमें ये डिसाइड करना है कि वो सप्लाई किसकी है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद हमने कंपोजिशन स्कीम को डिस्कस किया। नाउ इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कि इस पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू क्या होगी, जिससे हम उस पे किस रेट से जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, मींस किस रेट से हम उस पे टैक्स चार्ज करेंगे। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन, dear students, subscribe the channel and press the bell icon to get each and every update related to your exams. Exams आ रहे हैं NRK9 चैनल पे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है. So dear students, subscribe the channel and press the bell icon. Now, going to start the chapter, value of supply. Value of supply को एक सबसे important section क्या है इस value of supply का? section 15 of the act. सेक्शन 15 बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम किन चीजों को इंक्लूड करेंगे, किस चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। और सपोज सेक्शन 15 के सबसेक्शंस प्रोवाइडेड है, अगर उनके अकॉर्डिंग, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, अगर किसी पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू डिसाइड नहीं होती है एज पर सेक्शन 15, हमारे पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम किससे वैल्यू डिसाइड करेंगे? रूल 27, 28 एंड 29। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को डिसाइड करेंगे। अगर फिर भी इन एनी केसेस, अगर इन केसेस इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइडेड नहीं होती है, देन वी हैव ओनली ऑप्शन टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 30 एंड 31। सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे? सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 15 में अगर कोई वैल्यू है, उसके लिए क्या क्या अवेलेबल है, कि हमने डिडक्शंस, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में से हमें कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त डिडक्शंस अलाउ करनी है, कैसे उन किस चीजों को उसमें इंक्लूड करना है, किस चीजों की उसमें अजम्पशंस प्रोवाइड करानी है। अगर एज पर सेक्शन 16 वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइडेड होता है, दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है, देन वी हैव ऑप्शन टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल्स 27, 28 एंड 29। क्लियर? एंड इन केस अगर इनके अकॉर्डिंग भी वैल्यू डिसाइड नहीं होती, तो देन वी हैव ऑप्शन टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 30 एंड 31। क्लियर? नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर कोई हम वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करें, किसी सप्लाई की वैल्यू डिसाइड करें, जिस वैल्यू पे हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस वैल्यू पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर द कैलकुलेशन जिस वैल्यू पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर? नाउ कम्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस shall be the value of supply of goods and service shall be the transaction value. किस वैल्यू पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक वैल्यू है, कंसिडरेशन है, उस पे हम सारे एडिशन करेंगे, डिलीशन करेंगे, मींस डिडक्शंस अवेलेबल कराएंगे। आफ्टर दैट जो वैल्यू आएगी जिस पे हम रेट चार्ज करने वाले, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। नाउ सेकंड क्वेश्चन, value of supply under section 15, value of supply under section is transaction value। सेम क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में है। क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ सप्लाई हम सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू डिसाइड करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस पे आफ्टर दैट जिस पे हम टैक्स एप्लीकेबल करेंगे, उस पे टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। द वैल्यू ऑफ सप्लाई shall include the following। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं, किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जिसमें हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पैकेजिंग चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक पैकिंग चार्जेस हो गए, रेंट चार्जेस हो गए, कमीशन चार्जेस हो गए,
कौन कर रहा है, चार्ज कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है। सपोज मिस्टर ए है, ही इज अ सप्लायर, मिस्टर बी को सप्लाई किया, ठीक है। मिस्टर ए का जो प्रोडक्ट था, सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, उस पे जो पैकिंग चार्जेस थे उसे चार्ज किसने किया, मिस्टर ए ने। लेकिन हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हुआ कि बी को वो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज कितने अमाउंट में पड़ी, तो कितने अमाउंट उन्होंने उस पर एक्सक्लूड किए, उस पर इंप्लीमेंट किए, कितने अमाउंट को उन्होंने उसके लिए यूज किया, ठीक है। तो उसके लिए अकॉर्डिंग हम उसमें जो पैकिंग चार्जेस चार्ज किए गए बाय द मिस्टर ए, उसको उसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं। क्लियर। पैकिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, हम किसको इंक्लूड करेंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को, लाइक पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस। चार्ज कौन कर रहा है, उन्हें सप्लायर, किसको पे करना है, रिसिपिएंट को। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पैकिंग चार्जेस एंड कमीशन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, interest, late fee or penalty for delayed payment for any consideration of supply. Interest, late fee और penalty for delayed payment for any consideration. अगर किसी पर्सन ने, रिसिपिएंट ने डिले किया है पेमेंट पे, तो उस पेमेंट पे इंटरेस्ट या कोई लेट फी चार्ज हुई है, पेनल्टी का अमाउंट चार्ज हुआ है, देन इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर। नाउ come to third option, subsidies directly linked to the price. सब्सिडीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराती हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू द प्राइस। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को ध्यान से सुनना। अगर सब्सिडीज है वो प्रोवाइडेड है डायरेक्टली लिंक किससे, प्राइस से, तो हम उसके डिडक्शन अवेलेबल कराएंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो हम उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। उसके डिडक्शन हम इसे नहीं प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 आंसर डी इज करेक्ट। All of the above, these three items and these three matters included in the value of supply. When we calculating the value of supply means when we calculate the transaction value, these three items will be included in the value of supply. Clear? Now comes to the next question. Which of the following shall not be included in value of supply? वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम किसे इंक्लूड नहीं करेंगे, जीएसटी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने अभी क्वेश्चन में देखा, लास्ट क्वेश्चन में देखा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेट फी यस, कमीशन यस। सो अगर कोई जीएसटी के एक्सेप्ट जीएसटी, इज देयर एनी टैक्सेस, दीज आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स रिजाइम है तो वो किस में इंक्लूड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस पे या गुड्स पे कोई जीएसटी पेएबल है, देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सो आंसर इज जीएसटी। क्लियर। अगर जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स रिजाइम है, कोई किसी और टैक्सेशन के अंडर हमने कोई और टैक्स पे किया है, तो देन इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर कोई जीएसटी के एक्सेप्ट जीएसटी कोई और टैक्स रिजाइम है के अंडर हम किसी को टैक्स पे कर रहे हैं, कोई टैक्सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने कोई फीस पे की है अंडर एनी लॉ, तो देन इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर। चार्ज कौन कर रहा है, सप्लायर। पे किसने करना है, रिसिपिएंट ने। Clear? So it is included in the definition, included in the value of supply. Why we are calculating the transaction value. Clear? अब तक हमने क्या क्या देखा कि हम किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे, इंटरेस्ट, लेट फी, कमीशन। क्लियर। सेकंड वन, अगर कोई लेट पेमेंट, डिलेड पेमेंट किया है, या सब्सिडीज है, डायरेक्ट सब्सिडीज है, पैकेजिंग चार्जेस हैं, जिन्हें चार्ज कौन कर रहा है, सप्लायर। पे किसने करना है, रिसिपिएंट ने। ठीक है, तो इंक्लूडेड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। फिर पॉइंट क्या आता है कि
जीएसटी है, हमने पर्टिकुलर सर्विस पे या गुड्स पे जीएसटी पे किया है, तो हम उस पे टैक्स पे हम उसे किसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। एंड इन एनी केस इफ इज देयर एन पेमेंट ऑफ नॉन जीएसटी टैक्सेस, हमने नॉन जीएसटी अगर मीन्स इन सिंपल मीन्स जीएसटी के अलावा, जीएसटी को छोड़कर हमने कोई और टैक्स, सेस, सरचार्ज या कोई भी टैक्स पे किया है, तो देन इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? Now next question. When can the transaction value be rejected for computation of value of supply? In which case the value of supply in which case the transaction value is rejected as a computation of value of supply means किन केसों में हम डेफिनेशन ट्रांजैक्शन वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहली बात, दो केसेस, when the buyer and seller are related person, when the buyer and seller are related person and the supply is not for the consideration, is not for the sole consideration. Clear? देखो, when the buyer and seller are related or the price is not for the sole consideration, in that case the transaction value rejected as the value of supply. Clear? ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम कम कंसिडर नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इफ द बायर एंड सप्लायर आर द रिलेटेड पर्सन एंड नॉट फॉर द सोल कंसिडरेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शुड नॉट इंक्लूड, जीएसटी में हमने कोई टैक्स पे किया है तो देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑप्शन क्या बोल रहा है, टैक्स लेविड अंडर सीजीएसटी, सॉरी ये आप लोगों को शायद क्लियरली विजिबल नहीं होगा, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। टैक्स लेविड अंडर सीजीएसटी एक्ट, अंडर एसजीएसटी एक्ट, अंडर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, सो ऑल ऑफ द अबव। क्या क्वेश्चन था कि अगर जीएसटी के अंडर हमने कोई भी टैक्स पे किया है, जीएसटी रिजाइन में, जीएसटी टैक्स रिजाइन में हमने कोई भी टैक्स पे किया है, देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। What deduction are allowed from the transaction value? What deduction are allowed from the transaction value? ट्रांजैक्शन वैल्यू में से हम किन डिडक्शंस को अलाउ करेंगे, मींस हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर किया, उसमें इंटरेस्ट, लेट फी, चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस मींस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू द सप्लाई, उन्हें इंक्लूड किया, सब्सिडीज को इंक्लूड किया। अब उनमें से हम क्या क्या डिडक्ट करेंगे, ये तो हमने सब एडिशन करे, अब उनमें से हम किन किन अमाउंट को डिडक्ट करेंगे। फर्स्ट, डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है उन्हें ध्यान से सुनना। अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई किसी पर्सन सप्लायर ने बायर को डिस्काउंट दिया है, देन इट विल बी डिडक्टेबल। एंड इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर आफ्टर द सप्लाई, then it will be deductible in only one case when it is related to the supply. In simple means, अगर डिस्काउंट ऑफर किया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट दिया है सप्लाई के ही टाइम पे, तो वो डिडक्टेबल है, डिडक्शन अलाउ है। लेकिन अगर डिस्काउंट दिया है सप्लाई के बाद किसी सप्लायर ने बायर को डिस्काउंट दिया है, देन इट विल नॉट बी डिडक्टेबल ओनली इन वन केस, एक्सेप्ट इन वन केस if discount is directly related to supply। समझ में आया? दोबारा रिपीट करते हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अगर डिस्काउंट डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, सप्लाई से, और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है, तो हम उसे कैसे हम उसके डायरेक्टली डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है। और डिस्काउंट कब दिया है, आफ्टर द सप्लाई डिडक्शन, डिस्काउंट दिया है सप्लायर ने, किस केस में डिडक्शन अलाउ है, अगर वो डायरेक्टली लिंक किससे, सप्लाई से, तो हम उसकी डिडक्शन अवेलेबल है। क्लियर? तो डिस्काउंट की डिडक्शन हमें अवेलेबल है। क्लियर? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, नो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, हमारे डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं। क्लियर? अमाउंट पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, नो,
Freight charges, no. Freight charges amount paid by customer on behalf of supplier, ये किस में ऐड होते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई में. सो एज पर क्वेश्चन 8 किसकी डिडक्शन अवेलेबल है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिस्काउंट. अगर डिस्काउंट दिया तो उसकी डिडक्शन हमें अवेलेबल है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the goods are supplied to the related person, then value of supply shall be determined. अगर related person को हमने supply किया है तो value of supply को हम कैसे decide करेंगे? By referring rules which are prescribed for the purpose, which means मैंने अभी बताया था कि as per section 15 अगर supply decide value of supply decide नहीं होता है. वैल्यू सेक्शन 15 के लिए कंसिडरेशन कंडीशंस क्या है कि किन केसेस में सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे. इफ द बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, अगर दो बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है और अगर जो सप्लाई हो रही है वो फॉर सोल कंसिडरेशन है तो हम उस सेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर डिसाइड करेंगे. लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है तो एज पर रूल 27, 28 एंड 29 हम डिसाइड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर पर्सन रिलेटेड है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सो आंसर इज बाय रेफरिंग रूल्स which are prescribed for this purpose. Clear? Now next question. Which of the following statement are correct? Which of the following statement are correct? ध्यान से सुनना. Section 15 of the CGST Act prescribed different provision of valuation of goods and services. CGST Act and IGST Act have different provision for valuation of supply. No. Section 15 of the CGST Act prescribes same set of provisions for valuation of goods and services. So answer C is correct. Section 15 किसकी बात करता है? Goods as well as services. दोनों ही चीजों के provision described है for the valuation of supply. Clear? Now next question. Discount given after the supply is deductible from the value of supply. Taxable supply. किन केसेस में हम आफ्टर द सप्लाई अगर डिस्काउंट ऑफर किया है आफ्टर द सप्लाई किस केस में हम उसकी डिडक्शन अलाउ करेंगे? देखो, सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द एग्रीमेंट एंटर इनटू एट और बिफोर द सप्लाई. अगर किसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, एग्रीमेंट कब हुआ था? या तो बिफोर द सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर? एग्रीमेंट कब हुआ था? या तो सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे. क्लियर? डिस्काउंटेड किस में प्रिस्क्राइब्ड है? इन द एग्रीमेंट. नेक्स्ट ऑप्शन इज such discount is linked to the relevant provision. relevant provision से related है. proportionate input tax credit is reversed by the recipient of supply. उस पे input tax credit received है by the recipient. So option D is correct. In all these cases, if discount is given after the supply, then it is deductible from the value of supply. Clear? Now next question. Persons shall be deemed to related person if any person directly or indirectly owns, control or holds dash of more or outstanding voting stock or shares or both of them. So answer is 25. अगर किसी पर्सन ने 25% से ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को होल्ड किया है, कंट्रोल किया है या उसमें वोटिंग राइट असेस करता है या इंटरेस्ट असेस करता है, देन इन दैट केस these person are considered as a related person. Clear? अगर 25% से ज्यादा है, 25% या 25% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, कंट्रोल है, होल्डिंग इंटरेस्ट है, तो उन पर्सन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? रिलेटेड पर्सन. क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन. Persons shall to be deemed to be related if such persons are officers or director of one another business. Yes, such person are legally recognized as partners. Such person are employer and employee. So option D is correct. In all these cases, person considered as a related person. अगर वो एक दूसरे के employer employee हैं, legally recognized है as a partner या किसी ऑफिस में एक दूसरे के another business को कंट्रोल करते हैं. Clear? So option D is correct. Now next question. Where the consideration for supply of goods or services is not wholly in monetary terms, value of such supply would be determined as per rule 17.
अगर टोटली नॉट फॉर सोल कंसिडरेशन मीन्स अगर पूरा मॉनिटरी टर्म में नहीं है तो हम उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? रूल 17, मॉनिटरी टर्म में नहीं है, सपोज अगर कोई हमने गुड्स परचेज किया, ये कोई गुड्स था, इसकी वैल्यू थी 10,000, ठीक है, 5,000 तो रिसिपिएंट ने कैश में पे किया, मॉनिटरी फॉर्म में किया, और 5,000 के लिए, रिमेनिंग 5,000 के लिए कोई गुड्स सेल किया, तो पूरा मॉनिटरी टर्म में नहीं था, तो उसकी वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे? एज पर रूल 27, क्लियर? इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इफ द वैल्यू इज नॉट फॉर द होल मॉनिटरी टर्म, पूरा मॉनिटरी टर्म में नहीं था, हम उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे? एज पर रूल 27, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when value for supply of goods or services or both not determinable under any rule 27 to 29, sorry 29 है ये, then value of such supply would be dash as per the rule 30 of the CGST rule. अगर 27 से 29 के अकॉर्डिंग, किसी रूल के अकॉर्डिंग हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को हमने डिटरमाइन नहीं कर पा रहे एज पर रूल 27 टू 29, इस पर हम कब पहुंचे? तब 15 में हमने डिसाइड नहीं कर पाए, तो हमारे 27 टू 29 इसमें भी नहीं हुआ, तो एज पर रूल 30, एज पर रूल 30 उस प्रोडक्ट, उस गुड्स और सर्विस की, उस गुड्स और सर्विस की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, उसे ध्यान से देखना। 100% of the cost of production or manufacture, 100% of the cost of production or manufacture. Second, 100% of the cost of acquisition of goods, 100%, 110% of cost of provision of such service means 110% ऑफ हमने कॉस्ट किसके लिए? या तो एक्विजिशन की या मैन्युफैक्चरिंग की, या हमने जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है उसे सप्लाई किया, उसका कितना वैल्यू लिया? 110%। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से किसी भी केस के अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे और उसके फर्दर आगे भी प्रोविजंस है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट दीज पीडीएफ, सेंड योर पीडीएफ रिक्वेस्ट टू द NRK9 ऑफिशियल नंबर ऑफ NRK9 and email ID. Clear? So dear students, enjoy the series and thank you everyone.